वेलकम टू द पार्ट 24 ऑफ चैप्टर 7। पार्ट 23 के अंदर हमने आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में बताया था कि ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो किस तरीके से वेरिएशन करता है। तो जिस ऑक्सो एसिड में जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी वजह से परक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि हाइपोक्लोरस और क्लोरस एसिड वीक एसिड होते हैं। ठीक है, हाइपोहेलस और हाइपोहेलस कह सकते हैं आप। ठीक है, और फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज़ हाइपोफ्लोरस एसिड। और वो क्यों बनाता है इसका रीज़न हमने आपको बताया था। तो जितने भी रीजनिंग वाले टर्म्स आते हैं या कंडीशंस आती हैं, एक पार्टिकुलर एक्सेप्शनल केस आता है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही या एक्सेप्शनल केस का ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटर हैलोजन कंपाउंड। हालांकि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो था वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 में आ चुका था, वहाँ पर सिर्फ हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बाकी जो कंप्लीट है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं उसी के बारे में। और इंटर हैलोजन करने के बाद आपका ग्रुप 17 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम आपको ग्रुप 18 कराते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 भी काफ़ी छोटा सा ही है। उसको करने के बाद दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट एंड देन वी विल टेक द टेस्ट ऑफ ग्रुप 7 चैप्टर 7 ग्रुप वाइज। मीन्स एक बार ग्रुप 15, फिर ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17 और फिर ग्रुप 18। ग्रुप 17 और 18 का जो टेस्ट होगा वो एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड and how they are prepared. The compound which are formed by the different when two different halogen compounds react with each other are called interhalogen compound. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। इनका तो जो जनरल कंपोजिशन होता है वो ऐसे होता है: एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। एक्स एक्स डैश 7 में सिर्फ एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, दैट इज IF7। ठीक है, जहाँ पर जो एक्स होता है वो एक लार्जर साइज का हेलोजन होता है, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं आप उसको। और जो एक्स डैश होता है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। आप सिर्फ एक टर्म याद रखेंगे, या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली टर्म याद रख लो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली। जैसे एक्स के लिए आप याद रख लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और एक्स डैश के लिए आप याद रख लो कि भाई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कैसे बनाएगा? मीन्स जैसे हमने आपको अलग अलग कंपोजिशन बताया है, जैसे एक्स एक्स बताया है, एक्स एक्स डैश 3 बताया है, एक्स एक्स डैश 5 बताया है, एक्स एक्स डैश 7 बताया है। तो ये होता है कि अगर हम एक्स की रेडियाई, एक्स और एक्स डैश की रेडियाई का जो रेशियो होता है वो जितना मैक्सिमम होता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आयोडीन और फ्लोरीन की जो रेडियाई होती हैं उनका जो रेशियो होता है मैक्सिमम होता है, इसलिए आई और एफ जो होते हैं वो IF7 कंपाउंड बनाते हैं, जिसके अंदर 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई IF7 ही पॉसिबल है, अदर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आयोडीन और फ्लोरीन की जो रेडियाई का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनके कंपाउंड के अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। मीन्स ये IF7 का कंपाउंड बनाएंगे जिसके अंदर 8 एटम्स होते हैं, दैट इज मैक्सिमम फॉर इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन में मैक्सिमम एटम्स IF7 में होते हैं। ठीक है, और लोवेस्ट 2 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 और लोवेस्ट आपके 2 हो सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन।
तो इंटर हेलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस और डायरेक्शन ऑफ लोअर इंटर हेलोजन विद द हेलोजन कंपाउंड्स। और जो फॉर्मेशन होता है किसी भी टाइप के इंटर हेलोजन का वो रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे Cl2 plus F2 इट विल गिव 2ClF। ओके, और अगर आप F2 को एक्सेस में ले लें Cl2 3F2 इट विल गिव 2ClF3। ओके, एंड ClF plus F2 it will give ClF3, ClF3 plus F2 it will give ClF5, Ki plus 4F2 it will give Kf plus IF7, Br2 plus 3F2 it will give 2BrF3, Br2 plus 5F2 it will give 2BrF5 and Br2 plus Cl2 it will give 2BrCl। ओके, तो ये तो आपकी प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पर आपको कंडीशंस देखी है, सभी में आपको हीट करना पड़ता है। जब आप दो डिफरेंट हेलोजन को लेते हैं तो उनको अगर आप मिक्सर लेकर उसको हीट कर देते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बन जाता है। वाइल नेमिंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तो जब हम इंटर हेलोजन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब X होता है उसका नाम एज सिंपल हेलोजन का जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं, और जो X डैश होता है मीन्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन होता है X डैश, उसको हम हैलाइड लिखते हैं। जैसे ClF, तो ClF के अंदर जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन फ्लोरीन, तो इसका नाम आएगा क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, ClF3 इसका नाम आएगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड या क्लोरीन फर्स्ट फ्लोराइड। ये सॉरी क्लोरीन लिख दिया मैंने, फ्लोराइड आएगा क्लोरीन फर्स्ट। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवंथ लिख देते हैं तो वहाँ पर आपको ट्राई पेंटा और हेप्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। तो जो हेलोजन होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमने टेबल में दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टेबल बुक के अंदर भी है। तो यहाँ पर जो XX-1 है उसके ClF, BrF, IF, BrCl, ICl। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंपाउंड्स के आगे A और B लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। यहाँ पर इनके एब्रीविएशन दे रखे हैं। A का मतलब हो जाता है वेरी अनस्टेबल, B का मतलब होता है प्योर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और C का मतलब होता है डाइमराइज। ठीक है, एज Cl ब्रिज्ड, जैसे ICl3 है तो ICl3 क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा I2Cl6 में। तो यहाँ पर ClF जो होता है वो कलरलेस होता है, और जो BrF होता है वो पेल ब्राउन गैस होती है। ठीक है, और जो IF होता है दैट इज IF वेरी अनस्टेबल होता है, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन के जो साइज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए IF बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसको सिर्फ स्पेक्ट्रोस्फेरिकली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो BrCl होता है वो गैस होती है, ICl होता है रूबी रेड सॉलिड होता है। इसकी दो फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म सॉरी जो अल्फा फॉर्म होती है वो ब्राउन रेड होती है, और जो बीटा फॉर्म होती है वो ब्लैक सॉलिड होती है। आप देख सकते हो जितने भी XX-1 वाले जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर के आगे डैश लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो BrCl होता है वो रूम टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म में सॉलिड हो सकता है, और जो IF होता है आयोडीन फ्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ClF3। जो ClF3 होता है वो कलरलेस गैस होती है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन की जो है वो सारे कलरलेस हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जितने भी X-3 वाले हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बैंड टी शेप होती है। मीन्स आप देख सकते हो बैंड टी शेप कैसे होती है वो हम आगे आपको बताएंगे।
ठीक है। जो BrF3 होता है वो येलो होता है, येलो ग्रीन लिक्विड होता है, और IF3 होता है वो येलो पाउडर होता है, और ICl3 जो होता है वो ऑरेंज सॉलिड होता है, और ICl3 ड्राइमराइज हो जाता है I2Cl2 में, जिसमें जो क्लोरीन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रिज फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द XX-5। तो इसमें सिर्फ 3 ही बनते हैं, IF5, BrF5, ClF5। जो BrF5 होता है वो गैस होता है, बट 77 केल्विन पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो BrF5 होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, जो ClF5 होता है वो भी कलरलेस लिक्विड होता है। और जितने भी XX-5 होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। क्यों होती है वो अभी हम आपको बताएंगे। और जो XX-7 होता है, IF7, एक ही है इसमें, ये कलरलेस गैस होती है, और इसके जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने बता दिया, जिसके आगे A लगा हुआ है वो वेरी अनस्टेबल, जो B लगा हुआ है वो प्योर सॉलिड एट नॉन एट रूम टेम्परेचर, और जो C लगा हुआ है वो डाइमराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड कोवलेंट होते हैं और डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ऑल द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वोलेटाइल सॉलिड। जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं वो वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF विच इज एक्सेप्ट क्लोरीन फ्लोराइड विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के वो कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन से ज़्यादा होते हैं। जैसे ClF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो F2 और Cl2 से ज़्यादा होगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है। जो किसी भी सब्सटेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक्सेस जो बॉन्ड है इंटरहैलोजन में वो XX बॉन्ड से वीकर होता है एक्सेप्ट FF बॉन्ड। इसीलिए आप कह सकते हैं जैसे ICl is more reactive than I2 because the bond dissociation enthalpy of ICl is very less as compared to I2. That's why ICl is more reactive. लेकिन फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होती है, इंटरहैलोजन से भी कम होती है, इसलिए F2 सभी इंटरहैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। आगे समझ में कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या जो XX- मतलब इंटरहैलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन XX। दैट्स व्हाई इंटरहैलोजन आर मोर रिएक्टिव। बट FF बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है या FF बॉन्ड जो होता है वो इंटरहैलोजन बॉन्ड से भी वीकर होता है, इसीलिए फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन इंटरहैलोजन कंपाउंड। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और हाइड्रोलाइज होने पर तो जो स्मॉलर हैलोजन होता है वो तो हैलाइड बनाता है, और जो लार्जर हैलोजन होता है वो हाइपोहैलाइट बनाता है। ठीक है। जैसे HX है तो ये बनेगा HX प्लस HOX। ClF इट विल गिव HF प्लस HOCl। ClF3 प्लस 2H2O इट विल गिव 3HF प्लस HClO2। तो आपको ये याद रखना है कि XX- तो बनाता है हाइपोहैलाइट, XS3 बनाएगा हैलाइट, और XS5 बनाएगा हैलेट, और XX7 बनाएगा परहैलेट। फॉर एग्जांपल ClF5 प्लस 3H2 इट विल गिव 5HF प्लस HClO3, and IF7 प्लस 4H2 इट विल गिव 7HF प्लस HClO4। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई जो XX-7 होते हैं वो परहैलेट बनाते हैं, और XX5 जो होते हैं वो हैलेट बनाते हैं, और
जो XX3 होता है वो हाईलाइट बनाते हैं, जो XX डैश होते हैं वो हाइपर हाईलाइट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन आ सकती है आपको। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब इंटर हैलोजन न्यूट्रल होते हैं, जैसे XX3 XX-3, तो XX3 में आपको पता है कि भाई जो हैलोजन एटम होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक हैलोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्स डेक्स है वो 3 है, तो सेंट्रल एटम हो गया X, तो X से 3 चले गए XX डैश के पास, तो उसके पास कितने बच गए, 4। तो 4 के लोन पेयर कितने हो गए, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। तो टोटल हो गया इसका 5। तो 5 के लिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d, मतलब जितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम होता है उतने ही ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडेशन में होने चाहिए, तो इट विल बी sp3d। तो इसकी ज्योमेट्री जो हो जाती है वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 के लिए क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगी वो टी शेप्ड होगी या बैंड टी शेप्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये गलती से XX डैश लिख दिया मैंने, इसमें 3 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके एक्सियल पोजीशन है वहाँ पर क्या आता है, XX डैश आएगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर्स आते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है तो कम रिपल्सन होगा, इसलिए सो दैट यहाँ पर कम रिपल्सन हो और स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो, इसलिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या लगा देते हैं, लोन पेयर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के एक्स डैश बॉन्ड मिलते हैं, एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं XX, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉन्ड और जो एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एक्सियल बॉन्ड होता है एक्सियल बॉन्ड होता है 90 डिग्री सेल्सियस, और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम रिपल्सन होगा। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से वहाँ पर जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस बॉन्ड की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो बढ़ जाती है। और जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, मीन्स 120 डिग्री होता है, तो वहाँ पर कम रिपल्सन है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो आप कह सकते हैं ClF3, BrF3, IF3, ICl3, all of these will have similar conditions। ठीक है, इनके अंदर हाइब्रिडेशन sp3d होगा, और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बैंड टी शेप्ड होगी या टी शेप्ड होगी, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, और जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो ग्रेटर होगा देन इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पर बॉन्ड एंगल कम होता है, जिसकी वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द X-5। तो X-5 में आपको पता है X में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से तो 5 तो हो गए बॉन्डिंग में और 1 हो गया लोन पेयर के तौर पर, तो इसमें टोटल हो गया 6। तो 6 के लिए हाइब्रिडेशन आता है sp3d2। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर अब एक लोन पेयर आ गया है। तो जब एक लोन पेयर आ जाता है और 5 बॉन्ड पेयर होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं चारों कोनों पर XX डैश आ जाता है और एक बाहर आ जाता है, तो इट विल गिव यू स्क्वायर पिरामिडल, जैसे IF5, BrF5 और ClF5। नाउ वी विल टॉक अबाउट XX-7। इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज IF7। तो यहाँ पर 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने में कंज्यूम हो गए, तो इसलिए इसकी जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp3d3, और इसकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर नहीं होते हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आप देख सकते हैं 5 तो आएंगे वो प्लेन के अंदर आएंगे, और जो 2
दो फ्लोरीन एटम है वो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन आते हैं, एंड दे विल फॉर्म पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आगे समझ में यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर 4 इन क्लास 11 फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडेशन एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, वो ये आपको याद रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटर हैलोजन आयंस, मतलब कुछ आयंस हो जाते हैं, जैसे XX-3 बनता है, तो वहाँ पर अगर एक हैलोजन कम हो जाता है तो वहाँ पर जो क्या होता है XX-2 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब हो गया कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, वो जाएगा सेंट्रल एटम के पास, दैट इज X। तो अब सेंट्रल एटम के पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 में से 2 तो किसको दे दिए उसने, जो बॉन्डेड एक्सडेक्स हैं उसको दे दिए, जैसे ClF2 नेगेटिव और ICl2 नेगेटिव, इनको दे दिए। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, 2 हो गई, और लोन पेयर हो गई 3। तो 3 के लिए कितना आता है, 3 और 2 5, 5 के लिए क्या आ जाएगा sp3d। तो ज्योमेट्री तो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और स्ट्रक्चर हो जाएगी लीनियर। लीनियर क्यों हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपके पास क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन है, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपके पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी लीनियर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट आयन, दैट इज XX-4 नेगेटिव, जैसे ClF4, ICl4, IBr4 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दोगे बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 6। तो ये आएगा sp3d2 6 के लिए। ज्योमेट्री तो हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, और जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जो भी एक्सियल पोजीशन है वहाँ पर लोन पेयर्स आ जाते हैं, एंड लोन पेयर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आगे समझ में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनी, क्योंकि जो आपके पास लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सेल पोजीशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल पोजीशन पर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सूडो हैलोजन। तो क्या होते हैं यूनिनेगेटिव आयंस, जो मतलब जिनके ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हैलाइड आयन के ऊपर होता है, और 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से वो बनते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हैलाइड आयन की जैसी होती है, उनको हम बोलते हैं सूडो हैलाइड आयन। और जब सूडो हैलाइड आयन आपस में रिएक्शन करते हैं और वो डाई हैलोजन की तरह कंपाउंड बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं सूडो हैलोजन। ठीक है, सूडो हैलाइड एंड सूडो हैलाइड फॉर्म सूडो हैलोजन विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स, जैसे Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव और OCN नेगेटिव। Cn नेगेटिव साइनाइड, SCN नेगेटिव थायोसाइनाइड और OCN साइनाइड। तो जब ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सूडो हैलोजन बनाएंगे, Cn2 SCN2 OCN का होल ट्वाइस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एंड most important use are these are used as fluorinating agents, जैसे ClF3 and BrF3, SO1 below U plus 3ClF3 it will give UF6 plus 3ClF। ठीक है, तो यूरेनियम का फ्लोरिनेशन भी हम इंटरहैलोजन कंपाउंड से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ग्रुप 17 था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपको इसको लिख लेना है, और साथ के साथ आपको पढ़ना भी है, सो दैट यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, और आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।